यूरोप बिफोर नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इन यूरोप का पहला पार्ट है ये। चैप्टर को रील्स के अंदर ख़त्म करते हैं। देखिए 19th सेंचुरी से पहले यूरोप स्मॉल किंगडम्स और एम्पायर्स यानी राज्यों के अंदर बटा हुआ था, जिसे चलाते थे एब्सोल्यूट मोनार्क यानी किंग्स एंड क्वींस। वहाँ पर टोटल जो राज था वो राजा और रानी का था, और वो फ्यूडल सिस्टम को फॉलो करते थे। फ्यूडल एक लैंड बेस्ड सिस्टम था जिसमें किंग्स, नोबल्स, क्लर्गी और पीजेंट्स आते थे। किंग्स के पास सारी ज़मीन होती थी ऑन द पेपर, ये लॉज बनाया करते थे। बट जो नोबल्स होते थे सेकंड पोजीशन पर, वो इन लैंड को कंट्रोल करते थे। इनके पास खुद की आर्मीज होती थी और ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे पीजेंट से। थर्ड थी क्लर्गी। क्लर्गी के अंदर रिलीजियस ग्रुप्स आते हैं, यानी जितने भी चर्चेस थे वो सब क्लर्गी के अंडर थे। इनके पास भी जमीन हुआ करती थी और ये एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल किया करते थे। लास्ट स्टेज पर आते थे पीजेंट्स एंड फार्मर्स। ये लेबर का काम करते थे, इनसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था। इनके पास कोई लैंड का राइट नहीं था, कोई इनके पास फ्रीडम नहीं थी। ये फ्यूडल सिस्टम था, जिससे वहाँ के लोग इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा तंग हो चुके थे, क्योंकि उन्हें कोई राइट नहीं दिया जाता था, कोई पॉलिटिकल राइट उनके पास नहीं था। हैवी टैक्सेस उनसे कलेक्ट किया करते थे। और फिर टाइम के साथ साथ वहाँ पर एजुकेटेड क्लास बढ़ने लगी, यानी लोग एजुकेटेड होने लगे। फिर उन्होंने इस सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन कर दिया, भी हम क्यों किसी के अंडर आए। पार्ट 2 देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। चलिए देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। नेशनलिज्म एक कलेक्टिव बिलोंगिंग के फीलिंग है, यानी हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये कब आती है? जब हम सेम रीजन, एक जगह रहते हो, एक तरीके की लैंग्वेज शेयर करते हो, हमारा कल्चर सेम हो, हमारी हिस्ट्री सेम हो, तब हमें एक फीलिंग आती है भी हम सब सेम है, हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, हम इस देश के साथ रिलेट करते हैं। सिंपली सी बात यह है, अपने देश के लिए प्यार आना। अभी नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप के अंदर कैसी आई? ये आई फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जो फ्रांस है वो एक एम्पायर था यूरोप के अंदर, वो पहले एम्पायर में बटे हुए थे। वहाँ पर राजा यानी एम्परर रूल करता था, लोगों के पास कोई राइट नहीं थे, कोई फ्रीडम नहीं थी। इसके बाद लोगों को इक्वालिटी और फ्रीडम के बारे में ये चीज़ रियलाइज़ हुई भी, ये चीज़ें हम भी डिजर्व करते हैं। रेवोल्यूशन से नेशनलिज्म की फीलिंग इंक्रीज हुई। नेशनलिज्म को फ्रांस के अंदर बढ़ाया कैसे गया? देखिए वहाँ के लीडर्स ने नेशनल सिंबल्स यूज़ करना शुरू की, जैसे ट्राई कलर कॉमन फ्लैग, जिसके अंदर 3 कलर तीनों अलग अलग कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते थे, जिससे हर एक कम्युनिटी को ऐसा लगा भी इस देश का हम भी हिस्सा हैं। उन्होंने नेशनल सॉन्ग्स बनाना शुरू किए और वहाँ के लीडर्स ने इक्वालिटी के आइडियाज़ निकालना शुरू किए, जैसे ला पात्री ले सितियोन। इसका मतलब होता है फादरलैंड, यानी ये हमारे फादर की ज़मीन है। जैसे हम अपने इंडिया के अंदर इसे अपनी मातृभूमि मानते हैं, ऐसे ही उन्होंने फादरलैंड का आइडिया दिया। ले सितियोन यानी सिटीजन्स, हम इस देश के सिटीजन्स हैं, हम किसी एम्परर के गुलाम नहीं हैं, हम एक इंडिपेंडेंट सिटीजन हैं। यूनिफॉर्म लॉज, यानी पूरे देश के अंदर एक तरीके के लॉज बनाने की उन्होंने डिमांड करी। तो इस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग को लीडर्स ने फ्रांस के अंदर बढ़ाया। अभी नेशनलिज्म की फीलिंग आसपास के एरियाज में कैसे जाने लगी? देखिए जो नेपोलियन की आर्मी थी वो फ्रांस से निकलकर आसपास के एरियाज में जाने लगी और वहां पर नेशनलिज्म के बारे में डिस्कस होने लगा। आर्मी के बाद न्यू जैकोबिन क्लब्स बने लगे। देखिए ये ऐसे क्लब्स थे जहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे डेमोक्रेसी, राइट्स और फ्रीडम के बारे में डिस्कस करने के लिए। जैकोबिन क्लब्स आए कहाँ थे? देखिए पहला जो जैकोबिन क्लब्स था वो पेरिस के अंदर ओपन किया गया था। वहाँ पर फ्रांस के लोग जो है डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया करते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। तो जब वहाँ से आर्मीज निकलकर आसपास के एरियाज में जाने लगी, वो नेशनलिज्म के आइडिया के साथ साथ ही जैकोबिन क्लब्स का आइडिया भी लेकर जाने लगी। तो ये आसपास के एरियाज में भी ओपन होने लगे। इस तरीके से लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा बढ़ने लगी। थर्ड मेन रीज़न था नेपोलियन खुद। नेपोलियन एक मिलिट्री लीडर था जिसने 1799 के अंदर रेवोल्यूशन के टाइम पर एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म किया था और वहाँ का फर्स्ट कंसोल कौन होता है? सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर वहाँ का बन गया था। उसके बाद 1804 के अंदर वो एक सिविल कोड लेकर आया था। वहाँ पर इसने लोगों के साथ प्रॉमिस किया था भी मैं आपको इक्वालिटी दूंगा, फ्रीडम दूंगा, ट्रेड बैरियर्स से वो ख़त्म करूंगा और यूनिफॉर्म लॉ यानी पूरे देश में एक तरीके के लॉज लेकर आऊँगा। वो इस कोड के तहत लेकर आया तो लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी। बट 1804 में उसने खुद को एक एब्सोल्यूट एम्परर डिक्लेयर कर दिया। अब ये उस तरीके की पावर थी जिस तरीके की पावर से फ्रांस के लोग पहले ही छुटकारा पाना चाहते थे। और जब उसकी जो आर्मीज थी उन्होंने आसपास की जो एरियाज थी, जो आसपास की कंट्रीज थी जो आज के टाइम पर है, उसमें अपनी फ्रांस आर्मी को भेजकर उन्हें कैप्चर करना शुरू कर दिया।
यानी फ्रांस को एक्सपैंड करने लगा। जो दूसरी कंट्रीज थी उन्हें नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी के बारे में पता चल चुका था, तो उन्होंने कहा भी ये एक फॉरेन रूलर है और हम लोग कोई फ्रेंच नहीं है जो हम इसके अंडर फ्रांस में शामिल होंगे। ये हमारी ज़मीन है और इसके हकदार हम हैं, ये हमारा देश है और हम अपने देश को किसी फॉरेनर रूलर को नहीं देंगे। सो यहाँ से नेशनलिज्म का आइडिया और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा नेपोलियन के कारण। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए यूरोप के अंदर अब तक नेशनलिज्म का आइडिया तो आ चुका था, बट अभी तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं बनी थी। नेशन स्टेट का मतलब है कोई भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री अभी तक नहीं बनी थी। जैसे हमारा इंडिया है, तो वहाँ पर किंग्स के पास सारी ऑटोनोमस टेरिटरी थी, यानी जितना भी एक एरिया था वो सारा किंग्स के अंडर आया करता था। सो पीपल किंग्स को फॉलो किया करते थे, उनके पास कोई भी कलेक्टिव फीलिंग नहीं थी। क्यों उनके पास कोई फीलिंग नहीं थी? हब्सबर्ग एम्पायर की मदद से समझते हैं। हब्सबर्ग एक ऐसा एम्पायर था जिसके अंदर डिफरेंट रीजन्स थे, डिफरेंट लोग रहते थे, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग कल्चर को वो फॉलो किया करते थे। उनके अंदर कलेक्टिव नेशन की फीलिंग नहीं आई थी। सेकेंड रीजन था ऑटोक्रेसी। देखिए ऑटोक्रेसी एक पावरफुल क्लास थी जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा और ज़मीन इनके पास थी और यही सोसाइटी को चलाया करते थे और रूल्स बनाया करते थे। ये अगेंस्ट थे नेशन स्टेट के, ये नहीं चाहते थे भी नेशनलिज्म आए, क्योंकि अगर नेशनलिज्म आएगा तो इनके हाथ से पावर चली जाएगी। मिडिल क्लास। देखिए यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना शुरू हुआ, जिसके अंदर वहाँ पर एजुकेटेड पीपल, बिजनेसमैन, वर्कर, इंडस्ट्रियलिस्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगी। अब ये लोग पढ़े लिखे थे, सो इन्होंने लिबरल नेशन की डिमांड करी, इन्होंने लिबर्टी की डिमांड करी। लिबरल नेशन कहाँ से आया था? लिबर्टी से। और इस लिबर्टी को हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। व्हाट डिड लिबर्टी स्टैंड्स फॉर? लिबरलिज्म का आइडिया आया लिबरलिज्म से। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड से आया है, लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री, फ्रीडम। बट लिबरलिज्म के अंदर फुली फ्रीडम नहीं आती, यानी फुल इक्वालिटी और फुल फ्रीडम नहीं आती, कुछ कंडीशंस के साथ आती है, वो हम आगे देखेंगे। देखिए मिडिल क्लास के लिए फ्रीडम दो तरीके की थी। उन्होंने दो तरीके की फ्रीडम की डिमांड की थी, पर्सनल और पॉलिटिकल। पर्सनल यानी किसी इंडिविजुअल के लिए, उसके राइट्स के लिए, उसकी इक्वालिटी, उसको फ्रीडम चाहिए थी। और पॉलिटिकली कैसे? उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए थी, वन किंग रूल उन्हें नहीं चाहिए था, उन्हें पार्लियामेंट चाहिए थी, एरिस्टोक्रेसी नहीं चाहिए थी। मिडिल क्लास की क्या क्या डिमांड्स थी इस लिबरल सोसाइटी के अंदर? वो एरिस्टोक्रेसी का एंड चाहते थे। क्लर्गी प्रिविलेजेस, जो नोबल्स को और क्लर्गी जो ग्रुप था उन्हें जो प्रिविलेजेस दिए जाते थे बर्थ बेस पर, ये उन्हें खत्म करना चाहते थे। ये पार्लियामेंट लाना चाहते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट देना चाहते थे हर इंडिविजुअल को। लिबरल, देखिए मैंने बताया लिबरल का मतलब फुल इक्वालिटी नहीं होती। लिबरल्स ने विमेंस को और पुअर्स को एक्सक्लूड किया था वोटिंग राइट से। ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी हटाना चाहते थे। देखिए ये फ्रीडम ऑफ मार्केट फ्रॉम टैक्सेस। देखिए यूरोप के अंदर उस टाइम हर एक अलग अलग स्टेट थी। सो जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बिजनेस करने जाते थे तो हमें यहाँ पर टैक्सेस देना पड़ता था, ठीक है। सो ये इन टैक्सेस को भी रिमूवल चाहते थे। देखिए उस टाइम जर्मनी के अंदर 39 स्टेट्स थी, सबकी अपने कस्टम्स थे, कस्टम्स उनसे टैक्स वसूलते हैं, अपनी करेंसी थी, अपना टैक्स रेट था, अपने ही वेट और मेजरमेंट्स थे। सो हर एक ट्रेडर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में उन्हें हर बार जो है टैक्स देना पड़ता था, जिससे उनका टाइम और मनी दोनों वेस्ट होते थे। वो इससे भी फ्रीडम चाहते थे और इससे उन्हें फ्रीडम भी मिली। देखिए उनके लिए ट्रेड डिफिकल्ट होता जा रहा था, तो प्रूशिया ने 1834 के अंदर क्या किया, एक स्टेप उठाया, एक कस्टम यूनियन बनाया। सो ये एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट था कंट्रीज या रीजन्स के बीच में जिसमें उन्होंने इंटरनल ट्रेड बैरियर को हटा दिया था। इंटरनल ट्रेड बैरियर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा यूनियन ग्रुप है, इसके अंदर अगर ऐसी 3 कंट्रीज है, सो अगर हम इस कंट्री से इस कंट्री में जाएंगे तो हमें यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब हम इस रीजन से बाहर जाएंगे तब हमें यहाँ पर सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा। इसको उन्होंने नाम दिया ज़ोल्वेरियन। इस ज़ोल्वेरियन यूनियन के आने के बाद क्या हुआ, काफ़ी सारी जर्मन स्टेट्स ने फॉलो किया। करेंसी जो उस टाइम 30+ करेंसीज थी वो कम होकर सिर्फ 2 करेंसीज में बदल गई, जिससे वहाँ पर ट्रेड करना ट्रेडर्स के लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया था। अब हमने लिबरल्स की आइडियोलॉजी तो समझ ली, अब समझते हैं कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी क्या है। कंजर्वेटिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जिसमें हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, जैसे हैं हम वैसे ही रहना चाहते हैं।
देखिए, नेपोलियन ने 1804 के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्क को खत्म कर कर खुद आया था। 1814 में नेपोलियन को भी हरा दिया गया, जिसके बाद जो मोनार्क थे यानी जो किंग और क्वीन थे वो वापस आना चाहते थे फ्रांस के अंदर। बट अब वो वापस ऐसे नहीं आना चाहते थे जैसे वो पहले थे। अब वो कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, जैसे मॉडर्न आर्मीज, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी यानी ऑफिसर्स अच्छे लाने चाहते थे, एक अच्छी इकोनॉमी बनाना चाहते थे। जो फेडरल सिस्टम था, जो सर्फडम सिस्टम था, वो उन्होंने खत्म कर दिया। ये देखिए, सर्फडम एक पीजेंट बॉन्ड था जिसमें वो लैंडलॉर्ड के फार्म के ऊपर काम करते थे और उसके रिटर्न में उन्हें एक छोटा सा पार्ट मिलता था उसी लैंड का। फॉर एग्जांपल, ये लैंडलॉर्ड की जमीन है, इसमें से छोटा सा हिस्सा इन पीजेंट्स को मिलेगा जिसमें वो अपनी फैमिली के लिए काम करेंगे। बट काम करने के लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती थी, उन्हें ये लेबर टैक्स देना पड़ता था इस लैंड के बदले। बट इस पीजेंट बॉन्ड के अंदर सिर्फ एक शर्त थी, भी वो काम नहीं छोड़ सकते या जॉब चेंज नहीं कर सकते लैंडलॉर्ड के परमिशन के बिना। अब जो मोनार्क थे वो मोनार्की सिस्टम को वापस लाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, यूरोप के जितने भी मोनार्क पावर थी, जितने भी राजा थे, उन्होंने एक मीटिंग करी जिसे कांग्रेस ऑफ वीना बोलते हैं। वीना एक स्टेट है जहां पर ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के जितने भी एम्पायर्स थे वो आए थे 1850 में, और उन्होंने वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। फ्रांस के अंदर दोबारा से मोनार्क आएगी, बर्बन किंग आएंगे, और जितने भी फ्रांस ने आसपास के एरियाज पर कैप्चर किया हुआ था वो सारे रिटर्न कर दिए जाएंगे। फ्रांस के आसपास जो है बफर स्टेट्स बनाए जाएंगे, यानी नॉर्थ में जैसे नीदरलैंड बनाएंगे और साउथ में एक पीडियोमोंट बनाएंगे जो आज के टाइम पर इटली है, ताकि फ्रांस फ्यूचर में कोई वॉर कर किसी दूसरे को ना कैप्चर कर पाए। नीदरलैंड और बेल्जियम को इकट्ठा कर देंगे। ये बेल्जियम आज के टाइम पर है बट उस टाइम नहीं। जिनोवा और पिडमोंट इन्हें ज्वाइन कर दिया। ऑस्ट्रिया और नॉर्दर्न इटली को ज्वाइन कर दिया। रशिया को पोलैंड दे दिया गया और जर्मनी के अंदर 39 स्टेट थे, उन्हें सेम रखा गया ताकि जर्मनी स्ट्रॉन्ग रहे। रेवोल्यूशनरीज, देखिए हमें पता है 1815 में मोनार्क वापस आ गया था यूरोप के अंदर। सारी फ्रीडम जितनी भी थी वो वापस चली गई थी, लोगों से राइट्स छीन लिए गए थे। जो रेवोल्यूशनरीज थी उनके साथ बैड ट्रीटमेंट किया जा रहा था, जेल में डाल रहे थे, फाइन दे रहे थे, पनिशमेंट दे रहे थे। रेवोल्यूशनरीज ने अंडरग्राउंड होने का डिसीजन लिया और सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करना शुरू कर दी। सीक्रेट सोसाइटीज यानी जो लुक छिप कर काम किया करते थे। रेवोल्यूशनरीज क्या चाहते थे? रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है चेंज लाना। रेवोल्यूशनरी चेंज चाहते थे, नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, यानी इंडिपेंडेंट वो कंट्रीज बनाना चाहते थे। क्यों? वो ये चीज़ बिलीव करते थे भी जो सेम पीपल हैं वो सेम रीजन में रहेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल जो इटालियन लोग हैं उनका एक देश हो इटली, जो जर्मन बोलते हो उनका एक देश हो जर्मनी, तो वो इस तरीके से रीजन चाहते थे। उनमें से एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी थे जोसेफ मैज़ीनी। जोसेफ मैज़ीनी 1804 के अंदर उनका बर्थ हुआ। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करी थी जिसका नाम ये था, इसका नाम कार्बोनरी था। इनका मेन एम क्या था इस सोसाइटी का? इटली को यूनाइट करना। ये इंडिपेंडेंट देश चाहते थे इटली को, जिसके कारण वहां के मोनार्क ने इनको कंट्री छोड़ने को फोर्स किया। फिर ये वहां से निकलकर इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, यानी जो इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे थे। यंग इटली, जिसमें वो इटली को बनाना चाहते थे, यूरोप, जिसके अंदर वो यूरोप की काफी अलग अलग कंट्रीज को यूनाइट करना चाहते थे। ने पढ़ा यूरोप के अंदर जो रेवोल्यूशन है वो मोनार्क के रिटर्न के कारण इन स्टेट्स में आया था। अब उस रेवोल्यूशन के रिजल्ट्स क्या आए? सबसे पहली चीज हमें मिली, मोनार्क हटकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ गया था फ्रांस के अंदर। पहले एब्सोल्यूट मोनार्क था, यानी सारी पावर किंग के पास थी। अब जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पास आ चुकी थी और जो किंग और क्वीन है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लुइस फिलिप्स, उन्हें नया रूलर बना दिया गया। सेकेंड इसका रिजल्ट हमें क्या मिला? जो बेल्जियम था वो पहले नीदरलैंड का पार्ट था, मैंने बताया। फिर नीदरलैंड से बेल्जियम को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी। थर्ड रिजल्ट था ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली थी ओटोमन एम्पायर की। जो ग्रीस था वो ओटोमन एम्पायर के अंडर था। ग्रीस के अंदर 1821 के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया और इसे काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज ने भी सपोर्ट किया था। पोएट्स, आर्टिस्ट, राइटर्स ने, सब ने। इसके बारे में हम डिटेल में इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रोमांटिसिज्म के बारे में। 1832 को ग्रीक को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई थी। ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए ओटोमन एम्पायर और ग्रीस के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया था जिसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं। ये इस्तांबुल का पुराना नाम है। ये एग्रीमेंट इस्तांबुल के अंदर किया गया था जिसका पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल था, जिसे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट था रेवोल्यूशन का ग्रीस के इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट टॉपिक है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिसिज्म होता है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए प्यार आना। ये रोमांटिसिज्म क्रिएट किसने किया था? ये पोएट्स,
राइटर्स और ये जो सॉन्ग राइटर्स थे देश के प्रति गाने बनाकर स्टोरीज बनाकर लोगों के इमोशंस को इवोक किया था। तो यहाँ से रोमांटिसिज्म आया था। नेक्स्ट है हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट। इसमें हम पढ़ेंगे जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो रिवोल्ट हुए थे, उसके रीजंस क्या क्या थे। पहला रीज़न तो ये था जो लोग थे वो अनहैप्पी थे क्योंकि उस टाइम पर हंगर, उन्हें भूखमरी आ चुकी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा पीक पर थी। और दूसरा था एरिस्टोक्रेट्स, जिनके पास सारी लैंड हुआ करती थी। उस टाइम पर क्रॉप फेलियर हो चुका था, अब टैक्सेस भी इंक्रीज हो चुके थे, फूड के प्राइसेस भी इंक्रीज हो चुके थे क्योंकि फूड सप्लाई कम हो चुकी थी। सो यहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट किया था पीजेंट एंड पुअर्स ने, इन सब रीजंस के कारण। और वहीं पर वहाँ पर लिबरल्स जो मिडिल क्लास थी उनका अपना सेकेंड रिवोल्ट चल रहा था, साथ ही जो इक्वालिटी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी चाहते थे। अब दो रिवोल्ट यहाँ पर साथ चल रहे हैं जिसका रिजल्ट हमें मिला, फ्रांस को एक रिपब्लिक यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया गया। अब फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था, यहाँ से जर्मन भी इंस्पायर हुए। तो उन्होंने क्या किया, 831 लोगों को इलेक्ट किया, यानी इलेक्शंस के थ्रू उन्होंने सिलेक्ट किया और उनसे एक पार्लियामेंट फॉर्म करी। फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी की एक सिटी है वहां पर उन्होंने एक पार्लियामेंट फॉर्म करी जिसे हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बोलते हैं। और उसके अंदर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, यानी अपनी जर्मनी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और जो प्रशिया के किंग थे फ्रेडरिच, उनको उन्होंने ऑफर किया भी आप इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम बनाने जा रहे हैं उसका क्राउन संभाले, यानी जो राजा है अब उसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलना चाहते थे, वो एब्सोल्यूट मोनार्क चाहते थे, यानी पूरा कंट्रोल उनके अंडर आए। कारण जो ये पार्लियामेंट थी ये फेल हो चुकी थी। और इसका ये रीजन भी था क्योंकि इसे सपोर्ट नहीं मिली थी फीमेल की तरफ से और पुअर पीजेंट की तरफ से, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट थी ये मिडिल क्लास लिबरल्स थे उन्होंने बनाई थी और उन्होंने वुमेन्स और पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट नहीं किया था, जिसके कारण इन्होंने भी इन्हें सपोर्ट नहीं किया और इनकी पार्लियामेंट फेल हो गई। जैसे जैसे रिवोल्ट्स बढ़ते जा रहे थे यूरोप के अंदर, मोनार्क ने डर के अंडर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए, जैसे उन्हें फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया और ये जो सॉफ्टडम सिस्टम था इसे भी उन्होंने एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। और जो हंगरी था जो हब्सबर्ग एम्पायर के अंडर आया करता था उसे 1867 में इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी। देखिए इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, रहेगा तो वो इसी के अंडर, बट हंगरी अपने इंटरनल डिसीजंस, अपने इंटरनल लॉज, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना सकता था। अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ जर्मनी। देखिए यूनिफिकेशन से पहले जर्मनी कोई एक कंट्री नहीं था, इसके अंदर 39 अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स मिली हुई थी जिसे जर्मनी कन्फेडरेशन बोलते थे। मिडिल क्लास के बहुत बार ट्राई करने के बाद भी जर्मनी को यूनिफिकेशन नहीं मिली क्योंकि उसे मोनार्क और जो आर्मी थी और जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनके द्वारा अपोज किया जाता रहा, यानी रोक दिया जाता रहा बार बार, तो जर्मनी को यूनिफिकेशन नहीं मिली। बट 1848 के बाद प्रूशिया जो है वो जर्मन कन्फेडरेशन का लीडर बन गया था। देखिए जर्मन कन्फेडरेशन का लीडर वो था जो सबसे पावरफुल था, तो उस टाइम पर प्रूशिया सबसे पावरफुल था। और प्रूशिया का जो प्राइम मिनिस्टर था ओटोमन बिस्मार्क, वो क्या चाहता था, वो भी जर्मनी की यूनिफिकेशन चाहता था, वो भी चाहता था जर्मनी एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री बने। और उसको ये चीज़ भी पता थी भी जो जर्मनी है वो किसी रेवोल्यूशन से या किसी प्रोटेस्ट से या किसी मूवमेंट से नहीं बनने वाला, उसके लिए हमें आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी। उसे पता था ब्लड एंड आयरन इज नीडेड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, यानी हमें खून और वेपन की ज़रूरत पड़ेगी, वॉर और पावर की ज़रूरत पड़ेगी यूनिफिकेशन के लिए। इसी रीज़न से वो 7 साल के अंदर 3 लड़ाइयाँ करता है प्रूशियन आर्मी को यूज़ कर जर्मनी को यूनाइट बनाने के लिए। पहली वॉर करता है वो डेनमार्क से, जीत जाता है। दूसरी करता है ऑस्ट्रिया से, वो भी जीत जाता है। तीसरी करता है फ्रांस से, उसे भी जीत जाता है 71 के अंदर। और 18 जनवरी 1871 के अंदर जर्मनी को यूनिफाइड, यानी जो वो छोटी छोटी स्टेट्स थी उन सबको मिलाकर एक बड़ी कंट्री डिक्लेयर कर देता है। और ये सब कहाँ पर होता है, प्लेस क्या था, पैलेस ऑफ वर्सेलिस हॉल ऑफ मिरर, जो कि फ्रांस के अंदर था। यानी इस शहर के अंदर, इस हॉल के अंदर जर्मनी को यूनिफाइड डिक्लेयर करते हैं। और ये फ्रांस को यहाँ पर ह्यूमिलिएटेड, मिर्चें फील होती हैं, उसे मिर्ची लगती है। क्यों? अगर आपके घर में कोई आए, आपसे लड़ाई करे और आपको हराकर आपके घर में उस चीज़ का जश्न मनाए, तो ऐसे ही फ्रांस के साथ हुआ था। सो जर्मनी को 18 जनवरी 1871 के अंदर यूनिफिकेशन मिल गई थी। अब
अब यूनिफिकेशन के बाद विलियम वन जो थे उसे जर्मनी का एम्पायर बनाया जाता है। अब यूनिफिकेशन के बाद क्या क्या चीजें हुई, अब जर्मनी की एक करेंसी बना दी गई, एक बैंकिंग सिस्टम बनाया गया, लीगल सिस्टम भी एक ही रखा गया और एक ही स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई गई, यानी सब कुछ एक बना दिया गया एक कंट्री के अंदर। ये सारी चीजें यूनिफिकेशन होने के बाद हुई। ऐसे हुई थी जर्मनी की यूनिफिकेशन ऑफ इटली। काफी स्टेट्स इकट्ठी होने से पहले 7 अलग अलग स्टेट्स थी। नॉर्थ के अंदर ऑस्ट्रिया रूल करता था, सेंटर के अंदर पोल्स, साउथ के अंदर स्पेनिश, इटालियन लोग थे, उनके पास सिर्फ एक रीजन था, सार्डिनिया पीडमोंट। ये एक लौती स्टेट थी जो इटालियन लोगों के पास थी, बाकी अदर इटली को दूसरे ही लोग रूल किया करते। अब मैंने बताया था जोसेफ मैज़ीनी जो थे वो एक रेवोल्यूशनरी थे, जिनको जर्मनी को इटली को यूनाइट करना था, वो इटली को यूनाइट करना चाहते थे। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली के नाम से, वहाँ पर वो इटली के यूनिफिकेशन की प्लानिंग करते थे। यंग इटली सोसाइटी के बाद उन्होंने 2 रेवोल्यूशंस किए, 1831 के अंदर और 1848 के अंदर, वो दोनों में फेल हो चुके थे। फिर उसके बाद जो ये रेवोल्यूशन की लीडरशिप थी ये किंग विक्टर इमैनुअल II को चली गई, जो उस टाइम के किंग थे, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे यानी गवर्नमेंट के हेड थे वो काउंट वोर थे। अभी काउंट कैवर क्या करते हैं, 1859 के अंदर फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करते हैं और उसे हरा देते हैं। और ऑस्ट्रिया कौन सा, नॉर्थ रीजन को ऑक्यूपाई करता था, और नॉर्थ रीजन को वहां से छुड़ा लेते हैं ऑस्ट्रिया के हाथों से। 1859 के पास उनके पास नॉर्थ आ जाता है। फिर 1860 के अंदर जोसेफ गैरिबाल्डी जो होते हैं वो एक मिलिट्री लीडर थे, वो अपनी रेड शर्ट आर्मी, उनकी जो आर्मी थी उसे रेड शर्ट आर्मी बोलते हैं, वो लेकर वो कहाँ जाते हैं, साउथ इटली में, जिसे स्पेनिश ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, वहां पर जो जाकर वॉर करते हैं और स्पेनिश को हरा देते हैं और साउथ को भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फिर 1861 के अंदर इटली को यूनिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसका जो किंग था वो विक्टर इमैनुअल II को डिक्लेयर किया जाता है। अगली कंट्री है हमारे पास स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी जो यूनाइटेड किंगडम है उसे कैसे यूनिफाइड किया गया। देखिए उसे स्ट्रेंज इसलिए बोला गया है क्योंकि वो इटली और जर्मनी से डिफरेंट थी। जर्मनी और इटली के अंदर वॉर, रेवोल्यूशन, लड़ाइयां कर कर हमने जर्मनी और इटली को यूनिफाइड होते देखा, बट ब्रिटेन के अंदर ये सारी चीजें स्लो और टाइम के साथ चेंज हुई थी। इंग्लैंड जो है वो रिच और पावरफुल बनता जा रहा था। इंग्लैंड के अंदर था तो किंग ही, बट उस टाइम पर वहां पर पार्लियामेंट भी थी, बट जो किंग है वो पार्लियामेंट को हमेशा इग्नोर करता था, उसके पास सारी पावर्स थी। फिर धीरे धीरे लोग वहां पर रिच होते गए, ट्रेडर्स आते गए, जो पार्लियामेंट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती गई। तो एक टाइम पर क्या किया, पार्लियामेंट ने आकर उस किंग से सारी पावर को अपने हाथ में ले लिया और वहां पर एक यूनियन ऑफ एक्ट पास किया गया जिसमें इंग्लैंड को और स्कॉटलैंड को मिक्स कर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। ऐसा हमने पढ़ा था जो इंग्लिश मैन थे यानी इंग्लैंड के लोग थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और रिच थे, तो वो स्कॉटिश को हमेशा सप्रेस किया करते थे और इंग्लैंड की जो डोमिनेंस है वो बना के रखते थे। ऐसे ही आयरलैंड के साथ हुआ। आयरलैंड के अंदर जो मोस्टली लोग थे वो कैथोलिक्स थे, यानी क्रिश्चियनिटी में बिलीव किया करते थे, और वो पोप और जो चर्च होती है उसके अंदर वो बिलीव किया करते थे। मेजोरिटी ये थी, माइनॉरिटी ये थी। माइनॉरिटी प्रोटेस्टेंट्स की थी और जो इंग्लिश मैन थे यानी इंग्लैंड के लोग थे वो भी प्रोटेस्टर्स थे। सो इंग्लैंड के लोग इन्हें सपोर्ट किया करते थे क्योंकि ये ना तो चर्च को मानते थे ना ही किसी पोप को माना करते थे। सो इंग्लैंड के लोग इन्हें सपोर्ट किया करते थे जिसके कारण पावर इनके हाथ में थी। तो वहाँ के लोगों ने भी क्या सोचा, भी हम भी एक रिवोल्ट करते हैं इंग्लिश मैन के अगेंस्ट, ताकि हम आयरलैंड को यूनाइट कर कर अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएं और इंग्लैंड के रूल को यहाँ से हटा दें। बट ये रिवोल्ट फेल हो गया। फिर आयरलैंड को फोर्सफुली यूके को ज्वाइन करना पड़ा। इसके बाद विजुअलाइजिंग नेशन, देखिए नेशन स्टेट्स तो हमने बना ली। क्या नेशन स्टेट का मतलब सिर्फ यही होता है वॉर करो, रिवोल्ट करो और बाउंड्रीज बनाओ? रिवोल्ट किया, बाउंड्रीज बनाई और उसके अंदर रहने लगे? नहीं। नेशन का मतलब होता है एक आइडिया, एक मैसेज, यानी हम पूरी दुनिया को अपना एक नेशन बनाने के बाद क्या मैसेज देना चाहते हैं। नेशन एक फीलिंग होती है, जैसे हमारा है भारत। जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक फील क्रिएट होती है, तो नेशन का मतलब वो होता है। तब आर्टिस्ट को 18th और 19th सेंचुरी के अंदर एक सॉल्यूशन, एक आइडिया आता है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एज अ पर्सन इमेजिन करना। तो हमने वहाँ पर नेशंस को एज अ पर्सन इमेजिन करना शुरू कर दिया। ये जो पर्सन थे नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये मोस्टली विमेंस थी। जैसे अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तब भी हमारे यहाँ कौन है, भारत माता।
ऐसे ही हर देश में मोस्टली जो थी वो विमेन रिप्रेजेंट करती थी नेशन को। अब एक औरत के थ्रू क्या हम रिप्रेजेंट कराना चाहते थे, आइडियाज और मैसेज भी हमारे नेशन का क्या आइडिया है, हम किस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं और हम दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं। और ये आइडियाज़ और ये मैसेजेस हम सिंबल्स के थ्रू दिया करते थे, कोई रिटन फॉर्म नहीं होती थी या कोई ओरल फॉर्म नहीं, सिंबल्स के थ्रू। जैसे रेड कैप और जो ब्रोकन चेन है वो लिबर्टी यानी आज़ादी को दर्शाया करती हैं, और जो ब्लाइंड फोल्डेड विमेन है और वेइंग स्केल लेकर खड़ी है वो जस्टिस। अब एग्जाम्पल देखते हैं फ्रांस का। जो फ्रांस की नेशनल लेडी थी वो मारियेन थी, उसके सर पर रेड कैप थी जो लिबर्टी को दर्शाती थी, एक ट्राई कलर फ्लैग था जो अलग अलग कम्युनिटीज़ को दिखाता था, एंड कोकेड। कोकेड एक 3 कलर का एक बैज सा होता है जो नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। सो ये सारी चीज़ें नेशनल यूनिटी, लिबर्टी, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करती थी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल था जर्मनी का, जिसे जर्मानिया कहते हैं। उसके सर पर ओक लीव्स का यानी एक हार था, हाथ में तलवार थी और एक हाथ में फ्लैग था जो नेशनल यूनिटी, स्ट्रेंथ और फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता था। तो इस तरीके से आर्टिस्ट्स ने ऐसे सिंबल्स और विमेन का यूज़ किया एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, नेशनलिज्म एंड एम्पीरियलिज्म। देखिए इन दोनों का मतलब तो अलग अलग होता है, बट मैं आपको रिलेट कर समझाता हूँ। देखिए नेशनलिज्म को आप समझिए ओल्ड नेशनलिज्म, यानी जिसमें पुराने टाइम में लोग किस चीज़ के लिए नेशनलिज्म, किस चीज़ के लिए लड़ाई करते थे, इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, अपने राइट्स के लिए। बट इम्पीरियलिज्म यानी जिसे हम नया नेशनलिज्म बोल सकते हैं, इसमें लोग लड़ाई करते थे पावर के लिए, ज़मीन के लिए, सेल्फिश होते थे लोग। अगर एक देश है ये सोचता है मैं दूसरे को भी अगर ऑक्यूपाई कर लूँ तो मैं ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा, मेरे पास ज़्यादा लैंड आ जाएगी। बट पहले लोग क्या करते थे, इक्वालिटी के लिए। तो इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब पावरफुल कंट्रीज किसी वीक कंट्री या वीक एम्पायर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था बल्कान रीजन। बल्कान रीजन को सबसे डेंजरस रीजन भी बोला गया था क्योंकि इसके अंदर 10 अलग अलग स्टेट्स आती थी जो आज के टाइम पर अलग अलग कंट्रीज हैं। इस रीजन को ओटोमन एम्पायर चलाया करते थे। वक्त के साथ साथ ओटोमन एम्पायर कमज़ोर होता चला गया और ये जो कंट्रीज़ थी इन्होंने इंडिपेंडेंस की डिमांड करनी शुरू कर दी और इन्हें इंडिपेंडेंस मिल भी गई। ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ थी। फिर इन कंट्रीज़ ने क्या किया, इम्पीरियलिज्म को फॉलो किया, यानी एक दूसरे के साथ लड़ाई करी, एक दूसरे के साथ वॉर किए, एक दूसरे को ऑक्यूपाई करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा पावरफुल बन सके। फिर इससे क्या हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ ने इनके बीच में इंटरफेयर किया। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस फर्स्ट कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, जर्मनी सेकेंड कंट्री को और ब्रिटेन थर्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है। अब ये तीनों तो आपस में लड़ी रही थी, अब ये तीनों भी आपस में लड़ेंगी इनके सपोर्ट के कारण। सो 3 इधर लड़ रही है, 3 इधर लड़ रही है, टोटल 6 कंट्रीज के बीच में वॉर होना शुरू हो गया। इससे जन्म हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का 1914 के अंदर। नेशनलिज्म का आइडिया यूरोप में से पूरी दुनिया के अंदर फैल तो चुका था वर्ल्ड वॉर से पहले, जैसे एशिया, अफ्रीका, और जो मोस्टली कॉलोनीज थी दुनिया के अंदर, यानी जिनको दूसरे देशों ने कब्जाया हुआ था, वो यूरोपियन कॉलोनीज थी, यानी यूरोप की कंट्रीज ने दूसरी कंट्रीज के ऊपर जाकर कैप्चर किया हुआ था। चाहे वो इंग्लैंड हो जैसे उसने इंडिया के ऊपर किया था, पोर्टुगीज हो, चाहे वो डच हो। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो यूरोप था वो कमज़ोर पड़ चुका था क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगे थे। सो ये जो कंट्रीज थी जैसे इंडिया, टर्की, वियतनाम, इन सब ने इंडिपेंडेंस की डिमांड करना शुरू कर दिया, इन सब कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद।